ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम आज स्टार्ट करेंगे. अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट ले लिया, एक न्यू प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लेक्चर 3. क्लासेस किस लिए बनाते हैं? ढूंढने में फनी किसको? अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास क्यों बनाते हैं? ताकि हम ऑब्जेक्ट को कॉल करें तो हमें दोबारा बार रीयूजेबिलिटी, कोड को अगर रीयूज करना चाहें तो इसके लिए क्लास बनाते हैं. तो फिर फंक्शन भी तो रीयूजेबिलिटी के लिए बनाते हैं ना. सर फंक्शन के लिए सिर्फ वो आपकी जो फंक्शन को दोबारा ऑब्जेक्ट तो नहीं होते क्लास के अंदर, आप ऑब्जेक्ट के लिए रीयूज कर सकते हैं. सर क्लास में ये होता है कि हम एक ही दफा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उसको सर क्लास का फंक्शन होता है ना सर, इसका क्लास मुझे मिली एक बार यूज कर सकते हैं. ठीक, तो स्ट्रक्चर भी तो रीयूज कर सकते हैं ना. अच्छा, क्लास बेसिकली जो कल हमने काम किया था फंक्शंस का, वो फंक्शंस जो हमने कल डिफाइन किए थे वो विद इन द क्लास ही सिर्फ कॉल हो सकते हैं. अगर आप उनको किसी और क्लास में कॉल करना चाहें तो कॉल नहीं हो सकेंगे. लेकिन क्लासेस का ये फायदा होता है कि मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर या मल्टीपल क्लासेस के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ग्लोबल जो फंक्शन था वो किसी भी जगह में कॉल हो सकता है. ग्लोबल विद इन द क्लास आपका कहीं भी कॉल हो सकता है, विद इन द क्लास या फिर किसी भी और अगर क्लास के अंदर कोई नहीं, दूसरी क्लास में अगर करेंगे फिर आपको उसको पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी, तो तब हो सकता है. क्लासेस का सबसे जो मेन फायदा है वो इनहेरिटेंस है. ठीक है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, तो क्लासेस का असल फायदा ये है. ठीक है, अगर आप सिंपल फंक्शन रीयूज करना चाहें तो फंक्शन रीयूज हो सकते हैं, लेकिन क्लासेस का इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म फायदा है. इसके अलावा आप उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले मैं इसके अंदर एक क्लास बनाऊंगा. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं. सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सबसे ऊपर सॉल्यूशन फाइल होती है और सॉल्यूशन फाइल के नीचे प्रोजेक्ट फाइल होती है. प्रोजेक्ट फाइल पे आप राइट क्लिक करें. राइट क्लिक करने के बाद ऐड, और ऐड के अंदर लास्ट में क्लास के ऑप्शन है. अगर आप ऐड न्यू आइटम करना है, अब ऐड न्यू आइटम आ गया. ऐड न्यू आइटम के अंदर भी सबसे फर्स्ट नंबर पे क्लास के ऑप्शन है, और अगर आप यहां से राइट क्लिक, ऐड और क्लास पे क्लिक कर लें तो फिर भी आपके पास क्लास के ऑप्शन सिलेक्टेड होगी. क्लास ऐड करते वक्त इसको अगर आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं. इसको मैंने माय क्लास नाम दे दिया और फिर ऐड. क्लास ऐड होने के बाद इसका जो कोड है, इसमें सबसे ऊपर कुछ रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद नेम स्पेस आ जाता है, और नेम स्पेस के बाद क्लास आ जाती है. एक क्लास दूसरे नेम स्पेस में कॉल नहीं हो सकती जब तक उसका नेम स्पेस सेम नहीं होगा, तो सेम नेम स्पेस से कॉल हो सकती है. क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं? क्लास में वेरिएबल्स प्लस फंक्शंस. क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी डिफाइन हो सकते हैं और फंक्शंस भी डिफाइन हो सकते हैं. सबसे पहले मैं इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं. डेटा टाइप इसकी है पब्लिक. पब्लिक वेरिएबल इसकी एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस होगा, विद इन द क्लास भी एक्सेस हो सकता है, और अगर इनहेरिटेंस हो तो फिर भी एक्सेस हो सकता है. उसके बाद डेटा टाइप स्ट्रिंग आ गई, और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे वेलकम लिख लेता हूँ, और इसके अंदर वेलकम टू क्लास लेक्चर. यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली है, और उस स्ट्रिंग के अंदर एक वेलकम मैसेज मैंने डाल दी है. उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं पब्लिक. उसके बाद फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करेगा. एंड रिटर्न टाइप आ गई, और फंक्शन का नाम है सम. सम फंक्शन क्या करेगा? वैल्यूज को सम करेगा और रिटर्न भी कर लेगा. ए, बी और सी, ये तीन इसके पैरामीटर्स आ गए. पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया. एंड इसकी रिटर्न टाइप है. फंक्शन का नाम है सम, और तीन पैरामीटर्स आ गए, ए, बी और सी. अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर
यहां पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं इंट r इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और रिटर्न r। रिटर्न जो है कीवर्ड है, कोई भी फंक्शन कितनी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा नहीं वैसे जनरल पूछ रहा हूँ। एक ही होती है फंक्शन में। रिटर्न टाइप हमेशा सिंगल होती है, कभी भी कोई फंक्शन दो वैल्यूज को रिटर्न नहीं करता। पैरामीटर्स ऑप्शनल भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स की लिमिट नहीं है, लेकिन वैल्यू रिटर्न हमेशा सिंगल होती है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला फंक्शन बनाएं तो आपको दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक प्लस वाली वैल्यू रिटर्न करता है और एक माइनस के साथ करेगा, तो आपको उसके लिए फिर दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्लास में कोई चीज जो समझ ना आई हो क्लास के अंदर नहीं, आप जो भी काम किया करें उसको सेव रखा करें लाजमी। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने, पब्लिक वेरिएबल है, वेलकम इसका नाम है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप कर दी मैंने। इसके अलावा एक फंक्शन आ गया, फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं a, b और c, और रिटर्न करेगा इनको सम करने के बाद। ठीक है ना, सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सी क्लास है। इसमें जो जी तो आपने पैरामीटर दिए हैं जी, तो हम a, b और c किधर देंगे, यूजर से किस तरह? वो हम फॉर्म 1 से देंगे। तो उधर डिफाइन करते हैं फॉर्म 1 जो है, फॉर्म 1 पे मैं अभी इसका इनपुट और उसके बाद फिर इसको कॉल करूंगा। फॉर्म 1 पे आ जाएंगे। फॉर्म 1 के अंदर यहां पर ले लिया लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, और इसी को आप ड्रैग कर लें कंट्रोल के साथ, और एक बटन। सबसे जो फर्स्ट लेबल है यहां पे आ जाएगा एंटर फर्स्ट इंटीजर, यहां पे आ जाएगा एंटर सेकंड इंटीजर, यहां पे एंटर थर्ड इंटीजर, यहां पे आ जाएगा रिजल्ट, और इधर आ जाएगा सम का बटन। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये जो लेबल्स हैं या बटन है, इन पे जो टेक्स्ट आप लिखते हैं ये हमेशा प्रॉपर केस में होना चाहिए। प्रॉपर केस क्या चीज है? हर स्पेस के बाद पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है ना, लाजमी नहीं है लेकिन एक किस्म की मैं कहूंगा शर्त है या जरूरी है। ये जीयूआई के लिए बेहतर है। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। अब इसमें देखें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, फिर इंटीजर का मैंने आई कैपिटल डाला है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। एब्रीवेशंस जो होंगी उनको आपने कैपिटल लिखना है हमेशा। ठीक है ना, इसके अलावा जो कंजंक्शंस होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इन, एट, ऑफ, ठीक है, तो वो आपने स्मॉल रखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोट पैड में लिख देता हूं, अगर मैं लिखता हूं एनआईसी तो एनआईसी कैपिटल में लिखूंगा और नंबर का एन बड़ा होगा। अगर मैं लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ तो डेट का डी बड़ा है, ऑफ बीच में छोटा लिखेंगे और बर्थ इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीपीए है तो जीपीए कैपिटल लिखना है क्योंकि एब्रीविएशन है। ठीक है ना, ये लाजमी रखना है क्योंकि ये इंटरफेस को अच्छा बनाते हैं। जैसे आप मेन्यूज में जाएं तो मेन्यूज में देखें अटैच टू प्रोसेस, टू बीच में कनेक्टिंग वर्ड है तो स्मॉल लिखा हुआ है लेकिन बाकी कैपिटल है। इसी तरह यहां पर क्रिएट GUID, GUID एब्रीविएशन है तो इसलिए कैपिटल लिखी हुई है। ATL/MFC ये भी एब्रीविएशन है इसलिए कैपिटल लिखी हुई है। ट्रेस टूल्स में दोनों कैपिटल है, फर्स्ट कैरेक्टर्स। तो ये लाजमी आपने इस चीज का ख्याल रखना है। सेंटर में जो होगी वो छोटी नहीं, सेंटर में नहीं। अगर वो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इन, ऑफ, एट, इस तरह के अगर हैं तो वो तब हाँ, तो ये इसलिए अटैच टू, कनेक्ट टू डेटाबेस है, कनेक्ट टू सर्वर है,
تو ٹو بیچ میں کنجنکشنز کہتے ہیں ان کو. لیکن اب دیکھیں یہاں پر چوز ٹول باکس آئٹم تو تینوں کیپیٹل ہے فرسٹ, ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ جو ٹیکسٹ باکسز ہیں ان کو میں رینیم کر لیتا ہوں. txt_n1 کہہ دیا اس کو txt_n2 نام دے دیا, پھر txt_n3 نام دے دیا, اور پھر txt_result نام دے دیا. اب اس کے بعد اس کی کوڈنگ پہ میں جاتا ہوں. کوڈنگ میں سب سے پہلا کام میں کیا کروں گا, جب یہ پیج اوپن ہوگا تو فارم 1 جدھر لکھا ہوا ہے اس کی بجائے یہ جو ٹائٹل میں نے ڈالا ہے یہ لکھا ہوا آ جائے گا. اس کے لیے فارم پہ آپ ڈبل کلک کر لیں. فارم پہ ڈبل کلک کرنے سے اس کا لوڈ ایونٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس لوڈ ایونٹ میں کلاس کو میں کال کروں گا. تو کلاس کو کال کرنے کے لیے کتنے طریقے ہیں جی؟ وہ تو کنسٹرکٹرز ہیں. کال کیسے کرتے ہیں؟ پیرامیٹر سے کرتے ہیں سر, بائی نیم کرتے ہیں. وہ تو فنکشنز کو بائی آرگومنٹس اور بائی. کلاس کو کیسے کال کریں گے؟ کلاس کا آبجیکٹ بنائیں گے. یا تو کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہیں یا پھر انہیریٹنس کرتے ہیں. دو طریقے ہیں. کسی بھی کلاس کے اندر اگر کوئی ویریبل ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے تو اس کو کال کرنے کے لیے یا آبجیکٹ بنائیں یا پھر اس کی انہیریٹنس کریں. اب پہلا ان میں سے انہیریٹنس اچھا میتھڈ ہے یا آبجیکٹ بنانا؟ ایک کلاس ہے اس کے لیے تو انہیریٹنس بہتر طریقہ ہوتا ہے. انہیریٹنس سیکیور بھی ہے, ٹھیک ہے. انہیریٹنس میں زیادہ اچھی ریوزبلٹی ہوتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیا انہیریٹنس پاسبل ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو ہمارے پاس فارم 1 بنا ہوا ہے, اور فارم 1 کے فرسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انہیریٹ ہو رہا ہے کون سی کلاس سے؟ فارم کی کلاس سے. انہیریٹنس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سنگل انہیریٹنس اور ایک ہوتی ہے ملٹی انہیریٹنس. سنگل انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے؟ پیرنٹ چائلڈ. اور ملٹی انہیریٹنس میں نہیں, ٹھیک ہے. وہ بھی کنسپٹ ہے, وہ الگ چیز ہے. وہ ملٹی لیول انہیریٹنس ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو عدیل نے اگزامپل دی ہے وہ ہے ملٹی لیول انہیریٹنس. ملٹی لیول انہیریٹنس اور سنگل لیول انہیریٹنس یہ الگ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. کوشچنز میں آپ نے اضافہ کر دی ہے, ٹھیک ہے. یہ دو آپس میں اکٹھی ہیں. سنگل لیول اور ملٹی لیول انہیریٹنس الگ ہے. سنگل لیول انہیریٹنس میں ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ ہوگا اور چائلڈ ہوگا. چائلڈ کے پھر فردر چائلڈ نہیں ہوتے. جبکہ ملٹی لیول میں پیرنٹ کی چائلڈ پھر چائلڈ پھر چائلڈ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. سنگل انہیریٹنس یہ ہے کہ سنگل پیرنٹ کلاس سنگل ہوگی. جبکہ ملٹی انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل پیرنٹ کلاسز ہو سکتی ہیں. اب ملٹی انہیریٹنس جو ہے یہ C++ میں ہو سکتی ہے. باقی جو لینگویجز ہیں ان میں ملٹیپل انہیریٹنس نہیں ہو سکتی. ملٹیپل انہیریٹنس سیکیورٹی کی وجہ سے پھر ختم کر دی گئی ہے. جاوا اور C# ہو گیا, VB.NET ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ساری سنگل انہیریٹنس ہے. لیول الگ چیز ہے, سنگل اور ملٹی انہیریٹنس الگ چیزیں ہیں. اب ہم نے اس میں جی لیول کس طرح لیول یہ ہے کہ آپ کے پاس پیرنٹ آ گیا اور پیرنٹ ٹو چائلڈ ہے. اب ملٹی لیول کیا ہے؟ پیرنٹ آ گیا, پھر چائلڈ آ گیا, پھر اس کا بھی چائلڈ ہو سکتا ہے, پھر فردر اس کا بھی چائلڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح انہوں نے دادا پر دادا والی ایگزامپل دی ہے. تو وہ ملٹی لیول انہیریٹنس ہے. ملٹی لیول انہیریٹنس جو ہے یہ ہر لینگویج میں ہو سکتی ہے. سنگل لیول انہیریٹنس جو ہے وہ امپلیمنٹ بہت کم ہو رہی ہے. سی ہو گئی, C++, یہ سوری جاوا ہو گیا, C# ہو گیا. جی ملٹیپل پیرنٹ کیسے ہوں گے؟ سنگل سے کیا چیز؟ یہ الگ چیز ہے, یہ الگ ہے نا.
جی اوپر والی جو ملٹی والی آپ نے بتایا سی پلس پلس میں 2 پیرنٹ کلاسز لیں اور ایک چائلڈ کلاس لے لیں تو بن سکتی ہیں. اور جاوا میں سی شارپ کے اندر VB.NET وغیرہ کے اندر ویژول سی پلس پلس لیٹسٹ جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں پیرنٹ کلاس ہمیشہ سنگل رہتی ہے. کس کی 2 پیرنٹ کلاس اگر ہیں تو 2 پیرنٹ کلاس میں ہمارے پاس ایگزامپل بنتی ہے. ہمارے پاس ایک کلاس ہے کلرز اور ایک کلاس ہے ہمارے پاس شیپس, اور اس سے ہم چائلڈ کیا بناتے ہیں؟ چائلڈ ہمارا ہے ریکٹینگل. اب ریکٹینگل میں کچھ کلرز بھی ہوں گے اور شیپس بھی ہوں گی, تو یہ 2 پیرنٹس آ گئی. اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی بن سکتی ہیں کہ ہمارے پاس کمپنی کی ایک کلاس ہے, اس کے علاوہ دوسری کلاس ہے ہمارے پاس ٹائپ, اور اس میں ہماری ایک چائلڈ کلاس ہے سیل فون. تو سیل فون ٹائپ سے بھی بلانگ کرے گا اور سیل فون کی کمپنی بھی ہوگی جی, جو ڈفرینٹ ہو پیرنٹ کلاسز اور ان سے سنگل بن رہی ہو تو وہ ہمارے پاس سنگل آ جاتی ہے. اب اس کے اندر انہیریٹنس والا راستہ باندھا ہے. کیسے باندھا ہے کہ اگر میں اس کی انہیریٹنس فارم سے ہٹا دوں, میں اس کو فارم کی کلاس سے ہٹا دیتا ہوں اور اس کو میں مائی کلاس سے انہیریٹ کر لیتا ہوں. اب آپ فارم پہ آئیں تو فارم آپ کو ڈسپلے نہیں ہو رہا, کیونکہ فارم جو ہے یہ جب ختم ہو رہا ہے انہیریٹنس فارم سے تو پھر وہ فارم نہیں رہتا. تو آپ کو فارم تو لازمی چاہیے. یہ انہیریٹنس دیکھیں, آپ نے جب فارم سے اس کو انہیریٹ کیا تو فارم ڈسپلے ہو رہا ہے. تو انہیریٹنس ہم نہیں کر سکتے اس وقت, ملٹیپل تو پاسبل ہی نہیں ہے. ملٹیپل انہیریٹنس اس طرح ہوتی ہے دوبارہ انہیریٹنس آپریٹر لگائیں اور مائی کلاس لکھ لیں. اب یہ آپ کو یہاں پہ ملٹیپل انہیریٹنس پہ ایرر دے رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سنگل انہیریٹنس کرنی ہوتی ہے. اب کلاس کو ایکسس کرنے کا ایک ہی طریقہ بچ گیا, وہ ہے کلاس کا آبجیکٹ بنانا ہے. کلاس کس نام سے تھی؟ مائی کلاس. OBJ اس کا آبجیکٹ آ گیا از اکول ٹو نیو مائی کلاس, اور جب نیو مائی کلاس لکھتے ہیں تو یہ اس کا کنسٹرکٹر ہوتا ہے. کنسٹرکٹر پہ بعد میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا کہ کنسٹرکٹر کیا چیز ہے. اب اس کے بعد دس ڈاٹ ٹیکسٹ is equal to obj.welcome. this ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ کرنٹ کلاس کو. کرنٹ کلاس کو پوائنٹ کرنے کے لیے this کی ورڈ یوز ہوتا ہے. ڈاٹ ٹیکسٹ, ٹیکسٹ مطلب ہے وہ جو اوپر ٹائٹل میں ٹیکسٹ آتا ہے. کس کی اکول ہوگا؟ OBJ آبجیکٹ آ گیا اور ویلکم کیا ہے؟ ویریبل ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ کر لیں تو سب سے اوپر آپ کو ویلکم ٹو کلاس لیکچر ٹائٹل کے اندر شو کر رہا ہے. تو دس ڈاٹ ٹیکسٹ کے اندر یہ میں نے چیز لکھی جی. اس کلاس سے کال ہو رہا ہے نا, اس کلاس میں ڈیفائن کیا ہے اور فارم 1 پہ کال ہو رہا ہے. آبجیکٹ جو بنایا تھا اس کے تھرو کال ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد سم پہ ڈبل کلک کر لیا کوڈ. اب ایک اور آپشن کنڈیشنز بھی میں لگاؤں گا. if txt_n1 ڈاٹ ٹیکسٹ is double equal to double quotes open double quotes close. یہ ہوتا ہے empty کے لیے. اس میں آپ نے ڈبل کوٹس کے درمیان سپیس نہیں ڈالنی, کیونکہ اسپیس ڈالیں تو وہ ایز اے اسٹرنگ کنسیڈر ہوگا. تو اس میں ٹیکسٹ txt_n1 آ گیا ڈاٹ ٹیکسٹ اور empty ہو اگر, دین میسج باکس ڈاٹ شو. میسج باکس شو ہو جائے انٹر فرسٹ انٹیجر. اب ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے میسج باکس ڈاٹ شو. میسج باکس جو ہے پاپ اپ ڈائلاگ ہوگا جو آپ کو میسج ڈسپلے کرے گا, اور اس میں کیا لکھا ہوا آ جائے گا؟ انٹر فرسٹ انٹیجر. اور اس کے علاوہ txt_n1 ڈاٹ فوکس. اس کے علاوہ نیکسٹ کام کیا کرے؟ اس ٹیکسٹ باکس پہ کرسر لے جائے, فوکس کر لے اس کو. پھر آ گیا else if txt_n2 ڈاٹ ٹیکسٹ از اکول ٹو empty. اگر یہ empty ہو تو میسج باکس ڈاٹ شو
एंटर सेकंड इंटीजर और फिर txt n2 डॉट फोकस। अभी जो फोकस है ये फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही हैं तो ये फंक्शन होते हैं। एल्स इफ, फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 3 आ जाएगा, txt n3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और अगर ये एम्प्टी हो तो देन मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स शो हो जाएगा, एंटर थर्ड इंटीजर। सर डबल इक्वल टू लाजमी डालना है या फिर सिंगल इक्वल? डबल इक्वल है, सी वाला ये सी जावा उसमें भी तो आप डबल इक्वल है। सर हम इंट्रोड्यूस से शो करते हैं सर, कैसे? डबल इक्वल क्या डाला है? डबल इक्वल के सामने डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, इससे शो नहीं जाती इंट्रोड्यूस। तो यही कर रहा हूं ना कि अगर ये एम्प्टी हुए तो ये मैसेज दे देगा ना कि आपका फर्स्ट इंटीजर एम्प्टी है, सेकंड इंटीजर एम्प्टी है, थर्ड इंटीजर एम्प्टी है। सर इक्वल तो दो बार एक बार डाल दो, एक दफा डाल दो तो फिर आपने सी नहीं पढ़ी ना, सर ये साइन हो जाएगा ना। सर वैल्यू तो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। इफ कंडीशन जब भी डालते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स में डबल इक्वल डालते हैं ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे txt n3 डॉट फोकस, और लास्ट आ गया एल्स। एल्स कब चलेगा? सर जब तीनों फुल हो जाएंगे उसके बाद। हाँ, जब तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। पहला टेक्स्ट बॉक्स भी एम्प्टी नहीं है, दूसरा भी एम्प्टी नहीं है, तीसरा भी एम्प्टी नहीं है। जब एम्प्टी होंगे तो ये कंडीशंस चलेंगी, और जब एम्प्टी नहीं होंगे तो ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, और जब ये फॉल्स होंगी तो फिर एल्स चलेगा। अभी जो एल्स है इसके अंदर इंटीजर x y z और रिजल्ट। x इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 832 txt n1 डॉट टेक्स्ट, फिर y इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 832 txt n2 डॉट टेक्स्ट, फिर उसके बाद z इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 832 txt n3 डॉट टेक्स्ट। उसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऊपर जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था वो लोकल है, अगर इसी को आप बाहर ले जाएं तो ग्लोबल बन जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट ग्लोबल हो जाएगा तो इधर भी एक्सेस हो सकता है। तो मैंने उसी जो क्लास का ऑब्जेक्ट था उसको मैंने आउटसाइड द ब्लॉक रख लिया। जब आउटसाइड द ब्लॉक रख लिया तो ये ग्लोबल बन गए। रिजल्ट इज इक्वल टू ओबीजे डॉट फंक्शन का क्या नाम है? सम, ब्रैकेट शुरू x y z, 3 पैरामीटर्स आ गए, ओबीजे ऑब्जेक्ट आ गया, और सम जो है ये फंक्शन है, और 3 पैरामीटर्स आ गए। फिर उसके बाद txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का एक तरीका और भी है, वो है ऑब्जेक्ट का नाम या वेरिएबल का नाम और डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के लिए है, इंटीजर्स के लिए नहीं है। इंटीजर्स के लिए डिफरेंट और मेथड्स भी है, तो वो भी देखेंगे। आर जी कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लगा दें, ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में, या फिर आप वेरिएबल का नाम लिख लें और इसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग लिखते हैं तो फिर भी सही है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड न, बल्कि थर्ड नहीं डालते, सम करें तो थर्ड इंटीजर पे एरर दे रहा है। सेकंड वैल्यू ना डालें, सम करें तो सेकंड वैल्यू पे एरर दे रहा है। जब तीनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी तो ये सम करेगा, अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो फिर सम नहीं करेगा, तो आपको मैसेज दे देगा उस पे, ठीक है ना? सर बात सुनिए जी फर्स्ट पे जी, प्लान करेंगे। अच्छा फर्स्ट पे वैल्यू लिख ली, अब सेकंड पे देगा, ठीक है ना? फिर सेकंड पे वैल्यू लिख लेते हैं, थर्ड पे देगा, ठीक है जी। मिड में लिख ले, थर्ड की वैल्यू जो ऊपर दोनों मिटाए, किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। पहले फर्स्ट वाला देगा ना, पहले फर्स्ट कंडीशन चलेगी ना, ठीक है? वो आगे कोड करवाऊंगा कि एक ही दफा तीनों कंडीशंस चेक करें, तीनों में से कोई भी खाली हो तो एक ही दफा मैसेज दे दे। अभी तो स्टेप वाइज पहला मैसेज टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए है, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए है, और तीसरा जो है ये टेक्स्ट बॉक्स 3 के लिए होता है। पॉइंट समझ आ गया? फंक्शंस भी समझ आ गए? अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है।
कंट्रोल और स्पेस पे प्रेस करता हूं। मैं आपको कुछ आइकन समझाता हूं और फिर उसके बारे में डिटेल बताता हूं। अब ये जो पहला आइकन है इसमें आपको 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं और तीनों रेक्टेंगल्स के साथ आपको लाइंस भी नजर आ रही हैं, ठीक है, इसकी टांगे सी बनी हुई हैं। ये क्लास होती है। जब इस तरह का आपको आइकन नजर आएगा तो ये क्लास होगी। इसके अलावा नहीं, वो अलग चीज है। अब ये जो पेज बना हुआ है और पेज के साथ हाथ बना हुआ आ रहा है, पेज और हाथ जो बना हुआ आ रहा है ये बेसिकली होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो 2 येलो कलर के आइकन्स नजर आ रहे हैं, पेजेस जो नजर आ रहे हैं, ये इन्यूमरेशंस है। आगे भी आपको डिटेल में शो भी करता है। इन्यूमरेशंस क्या होती हैं? ENUM। ये तो सी लैंग्वेज में है, सी में भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को इन्यूमरेशंस कहते हैं। कुछ तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, लेकिन अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो तो इन्यूमरेशंस कहते हैं इनको। अच्छा, इसके अलावा ये जो दरमियानी ब्रैकेट बनी हुई होती है ये नेम स्पेस के लिए यूज होती है। नेम स्पेस जी DLL फाइल बनाएंगे जी। यूजर डिफाइन किस तरह, मतलब जो हम खुद हम डिफाइन करते हैं। 2-3 डेटा टाइप्स कंबाइन करके तो आप एक डेटा टाइप बना सकते हैं, या किसी भी डेटा टाइप को आप मॉडिफाई करके तो आप चेंज कर सकते हैं। इन्यूमरेशंस कहते हैं उनको। नहीं, सी में पढ़े, C++ पढ़ ले। अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्लैश सी बनी हुई है ये इवेंट्स के लिए यूज होते हैं। पर्पल कलर के जो क्यूब नजर आ रहे हैं, पर्पल ही कलर है ना, या कौन सा कलर है? ठीक है, तो ये जो बने हुए हैं ये फंक्शंस के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर में आपको क्यूब्स नजर आते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कंट्रोल्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तीनों के लिए सेम आइकन्स हैं। अब इस समय यहां पे लिखता हूं X, ठीक है, Y, तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। OBJ ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ भी आपको ये ब्लू कलर का क्यूब नजर आएगा जी। उसमें दोनों का सेम नहीं है? किस तरह? वेरिएबल का तरह चेक करें सर। वेरिएबल का सेम है ना, उसके साथ ये ताले शाले जो बने हुए ये प्रोटेक्टेड प्राइवेट के लिए होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। वेरिएबल अब इसमें ये होता है कि जो लॉक बना होता है किसी चीज के साथ, तो वो लॉक होता है बेसिकली प्राइवेट चीज के साथ। की क्या होती है? की से लॉक खुल सकता है ना, तो की आपके पास जो होती है ये होते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स विद इन चाइल्ड क्लास एक्सेस हो सकते हैं, और जिसके साथ कोई ताला चाबी नहीं होगा तो वो आपके पास वो होते हैं क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल, सॉरी ये पब्लिक वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूं OBJ डॉट, अब सम के साथ आपको कोई आइकन नजर नहीं आ रहा क्योंकि पब्लिक रखा हुआ है मैंने। वेलकम जो है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेरिएबल है, ठीक है। वेलकम जो है और सम ये फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा आपको 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं जैसा कि क्लास के होते हैं, लेकिन इसके साथ टांगे नहीं है, लाइंस नहीं जुड़ी हुई, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर सी वाली किताब में किताब पास ही है ना, सी वाली बेच ठीक है, बस वो खोल नहीं है आज, तो मैंने कभी ली नहीं। आपने नहीं ली? अच्छा, कल आपने याद करके आना है स्ट्रक्चर में और क्लास में फर्क क्या होता है, नेट से देख लो क्वेश्चन, ठीक है। इनका कंपैरिजन देख के आना है, स्ट्रक्चर का और क्लास का, ठीक है। इस हवाले से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। डेलीगेट्स क्या होते हैं? जिनकी जरूरत नहीं पड़ती, जिनकी जरूरत कभी कभार पड़ सकती है, आपने भी बोला ठीक है। जरूरत नहीं पड़ती, तो हम अपनी कोडिंग में बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि क्लास डेलीगेट्स किसी क्लास को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, अगर रेयर केसेस में। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी तभी मैंने आपको कहा कि
डेलीगेट्स की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना होने के बराबर। मैंने प्रोजेक्ट्स में बहुत कम यूज देखा ही है। सवाल वो क्लासेस मैंने बताई है ना, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये जो आइकन्स हैं इनको लाजमी आपने समझना है। समझने की वजह बताता हूं कि जब फंक्शन आता है तो फंक्शन के सामने स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, जब प्रॉपर्टीज आती हैं तो ब्रैकेट्स यूज नहीं की जाती, उसमें इज इक्वल टू यूज होता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट असाइन की जाती हैं। तो txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट क्या चीज है? प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो क्योंकि पेज और इसके साथ हाथ बना हुआ आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी है, और जब प्रॉपर्टीज असाइन की जाती हैं तो आपने इसके साथ ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करनी, ठीक है ना। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट जो है ये प्रॉपर्टी है, लेबल्स के अंदर भी हो सकती है, बटन्स के साथ भी हो सकती है, उसके साथ भी लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, तो उसमें भी आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। खुद तो नहीं कुछ भी लिखा सकते या कुछ ले तो नहीं सकते? कर सकते हैं आप। लेबल में इनपुट नहीं होती, लेकिन लेबल में आप आउटपुट दे सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आप लेबल में शो कर सकते हैं। इधर आप एक लेबल ले लें, उसमें आप रिजल्ट शो कर दें, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, तो उसमें आप रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना।